गुड मॉर्निंग। मैम है। हेलो मयंक। शुभम। रुशाद। मेरी यस आवाज नहीं आ मैम। रही? आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चे? ये मयंक को अनम्यूट नहीं, वो अनम्यूट नहीं कर रहा अपने आप को। मयंक। हेलो अक्षय, मयंक, अनुपम। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी आप लोगों को? रिप्लाई नहीं कर रहे। मैम मेरा तो जस्ट अभी अभी ज्वाइन हुआ है। हाँ, आप तो अभी ज्वाइन हुए हो। बाकी मयंक, मयंक ये भी नहीं आया। मैम आ गया मैम। मैं बोली ये कहाँ थे? इतनी देर से आवाज लगा रही हूँ। वो कॉल आ गई ना मैम राहुल की। अच्छा चल ठीक। और कल ट्राई किया तो बनाने का क्विज? मैम मैंने हाँ, आपने को तो नहीं बोला था कल मैंने। क्या हो गया, नहीं नहीं बना मैम अभी क्विज? ट्राई नहीं किया मैम मैंने। करो, ट्राई करो, है ना। ट्यूसडे को है ना, ट्यूसडे को जो है आप ही प्रेजेंट करोगे क्विज। ठीक है, बीच में है 3-4 दिन, है ना। सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हो गया, आज फ्राइडे भी है। ठीक है, तो आप नहीं करना है प्रेजेंट ट्यूसडे को। ठीक है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग OSHA की सीरीज देख रहे थे, OSHA 18,001 और 18,002। इसमें लास्ट के दो रह गए थे जो आपकी रिव्यू थी। 6 आपकी इसमें क्या होती है, स्टेप्स होती हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जिसको हम कह सकते हैं कि एक जो आपकी 18,001 हो या 18,002 हो, इनमें क्या होती है, 6 स्टेप्स होती हैं। एलिमेंट्स हम कह सकते हैं, फंडामेंटल एलिमेंट्स, कि हाउ OSHA वर्क्स, कि कैसे आपका जो OSHA है वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने पॉलिसीज देख ली थी, प्लानिंग देख ली थी, इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन भी हमने देख लिया था। कल हम लोग चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस पे थे, कि चेकिंग और करेक्टिव एक्शंस कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वन आपका आता है मैनेजमेंट रिव्यू। ठीक है, और लास्ट वन में आता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में क्या होगा कि ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं, जो हैजार्ड्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, उसमें कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट में क्या आएगा कि उसको कंटिन्यूअसली आपने क्या करना है, इम्प्रूव करना है, कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग थे, प्लानिंग हमने कर लिया था, इम्प्लीमेंटेशन ये भी हो गया था, चेकिंग एंड चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस भी हमने देखा था, कि जो भी जब भी 18,001 आपका क्या है, स्पेसिफिकेशंस, कि क्या क्या हमें इंडस्ट्री में स्पेसिफाई, हाँ बोलो, स्पेसिफाई करना है। और सेकेंड वन आपका 18,002 टेक्स्ट में क्या आता है कि उस पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना, गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए उस स्पेसिफिकेशन को इम्प्लीमेंट करने। ठीक है, तो ये भी हमने कल ये हमने देखा था कि जिसमें करेक्टिव
चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शंस में क्या आती थी, दैट इज द मॉनिटरिंग आती थी रेगुलर बेसिस पे, कि हम किसी भी इंडस्ट्री में जब हम वर्क कर रहे हैं तो वहाँ की जो वर्क प्लेस है या कोई भी इक्विपमेंट, उस इंडस्ट्री में जिस इक्विपमेंट पे वर्क हो रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, कहीं पे कुछ हैजार्ड्स तो नहीं प्रोड्यूस होने के चांसेस हो रहे हैं। तो इन सबको क्या करना होता है, रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग करना होता है। सेकेंड वन आपका आता है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ OH&S सिस्टम। ठीक है, कि परफॉर्मेंस को क्या करना है, मेजर करना है, जिससे कि वो आपकी इफेक्टिवली क्या हो सके, यूज हो सके। एरिया दैट नीड इम्प्रूवमेंट कैन बी आइडेंटिफाई एंड फॉलोड बाय द टेकिंग नेसेसरी एक्शन। और जिस एरिया में आपको इम्प्रूव करना है, हमें मॉनिटरिंग हम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग आफ्टर मॉनिटरिंग हमें ये लगता है कि ये जो इक्विपमेंट है इसकी मेंटेनेंस में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या मेंटेनेंस कम हो रही है ना, तो उसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, करेक्टिव एक्शन शैल बी टेकन एज सून एज एनी डिफिशियंसीज आर फाउंड। करेक्टिव एक्शन जितनी पॉसिबल हो सके तो एज सून एज हमें क्या करना है, उसको टेकन लेना है। ठीक है, कि जिससे कि कोई हैजार्ड्स डेवलप ना हो सके। रेलिवेंट records for OH&S actions taken shall be made to meet legal requirements। ठीक है, एंड पीरियडिकली ऑडिट, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे जब हम रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्टिंग जब हम कर रहे थे, तो वहां पे सारी चीजें आ रही थी कि ऑडिट उसी को, अब वही चीजें अब यहाँ पे क्या है, आपको टेक्स्ट में गिवन है कि कहाँ पे वो चीजें आपकी अप्लाई होती है, किस उसके अंदर आती है, OSHA के किस एक्ट के अंदर आती है। इसमें और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, उसकी भी एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है, अब इसमें तो 18,001 का हो गया, स्पेसिफिकेशंस हो गई, और 18,002 जो है, जो आपकी गाइडलाइंस है, दीज आर द गाइडलाइंस ऑफ फोर्थ जो हमारी फंडामेंटल एलिमेंट्स है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या आती है कि असेसमेंट ऑफ कंप्लायंसेस विद लीगल एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, सेकंड वन आता है आपका इसमें द इफेक्टिव यूज ऑफ द रिजल्ट ऑफ वर्कप्लेस सेफ्टी टूर एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, evaluation of effectiveness of OH&S training, use of OH&S behavior based observation। ठीक है, और नेक्स्ट वन आता है लॉस्ट टाइम इंसिडेंट रेट। ठीक है, लॉस्ट टाइम इल हेल्थ रेट्स, हमें इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। करेक्टिव और चेकिंग एंड करेक्टिव एक्शन में ये सारी चीजें नेसेसरी होती है। एक्शन रिक्वायर्ड फॉलोइंग असेसमेंट बाय रेगुलेटर्स। ठीक है, कि जो भी एक्शन होगा वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू आपका क्या होगा, डिफाइन होगा। जो लास्ट वन एलिमेंट है, दिस इज द मैनेजमेंट रिव्यू। ठीक है, टेक्स्ट में क्या क्या आती है कि इट इन्वॉल्व्स द मेकिंग ऑफ सेवरल डिसीजन बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड साइज। ठीक है, कि जो भी डिसीजन लेना है ऑर्गेनाइजेशन के साइज और क्या स्ट्रक्चर है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके अकॉर्डिंग ही आपने क्या करना है, डिसीजन लेना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सिस्टम एंड इट्स इंडिविजुअल एलिमेंट आर कंसिडर्ड फ्रीक्वेंटली। मतलब जो भी हम ऑडिट कर रहे हैं या फिर जो हम मेंटेनेंस के लिए, जो भी वर्क प्लेस की मेंटेनेंस या प्रोडक्टिविटी के लिए जो भी हमें सुपरविजन करना है ना, तो वो आपका क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ये नहीं कि हमने आज एक मशीन की मेंटेनेंस को चेक करी और फिर हमने उसको पूरे साल देखा ही नहीं, तो क्या होगा, वहां पे आपके हजार्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है मैं कहीं इक्विपमेंट की किसी कंपोनेंट में आपका क्या हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, तो उसको क्या करना है, फ्रीक्वेंटली चेक करना है। और ऑडिट भी आपका क्या होगा, जो हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट का पर्पस क्या होता है कि एक तो होता है कि सरप्राइज होता है कि कभी भी हमने कर लिया, और एक प्री प्लान होता है कि पहले से प्लानिंग है और हमें ऑडिट करना है। तो उससे क्या होता है कि जो वर्क प्लेस की सेफ्टी होती है वो मेंटेन होती है। ठीक है, और जो ऑडिट होगा, a management review decided on what shall be done about the identified problem। जब ऑडिट होगा तो क्या होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी, और जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी उसके ऊपर करेक्टिव मेजरमेंट्स कहाँ से होगी, मैनेजमेंट के थ्रू होगी। ठीक है, लास्ट वन आता है आपका,
अब इसमें ये तो हो गया 18,001 टेक्स्ट हो गया। अब OSHA का 18,002 टेक्स्ट क्या है, ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ इमरजेंसीज, ठीक है, एक्चुअल और एक्सरसाइजेस, ठीक है। वर्कर सेटिस्फैक्शन सर्वे, ठीक है। इंसिडेंट स्टैटिस्टिक्स, रिजल्ट ऑफ रेगुलेटरी इंस्पेक्शंस, रिजल्ट एंड और रिकमेंडेशन फॉर मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट एंड OHS परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। कि इसमें अब क्या आएगा कि जो भी स्पेसिफिकेशंस तो हो गए मैनेजमेंट के थ्रू रिव्यू हो गए, अब वो क्या करेगा मैनेजमेंट जो टॉप लेवल पे जो भी आपकी मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये सारे पॉइंट्स कैरी आउट होंगे और कंसीडर्ड होंगे कि कैसे हमें ये वर्क परफॉर्म करना है, कैसे हम इस चीज को करेक्टिव मेजरमेंट्स में लेके हम इसको फाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आती है एडवांटेजेस, ठीक है, कि जो इफेक्टिव OSHA है उसका सिस्टम का एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। फर्स्ट वन आता है प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर मैनेजिंग OH&S, ठीक है। अब क्योंकि हमने हर एक प्लेस पे हमने क्या किया हुआ है, गाइडलाइंस फिक्स करा हुआ है। इससे पहले स्पेसिफिकेशन फिक्स करी, उसके बाद हमने क्या किया, गाइडलाइंस फिक्स करी। तो ये क्या होगा, एक स्ट्रक्चर अप्रोच है आपका, ठीक है, कि वो स्ट्रक्चर अप्रोच पे ये सारी चीजें क्या होती है, परफॉर्म होती है। एस्टैब्लिश एंड मेंटेन्स ए कमिटमेंट टू ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। हेल्थ एंड कमिटमेंट होती है कि आप की ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी है। अगर मान लो कहीं पे भी किसी वर्क प्लेस पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो बेटर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, है ना। इसके लिए आपकी क्या आती है, ऑनलाइन भी आप कंप्लेन कर सकते हो। किस इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो वो पूरी डिटेल आती है, एक परफॉर्मा आता है, उसमें आपको फिल करना होता है सारी चीजें। तो इससे क्या होता है कि जो इंडस्ट्री में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके ऊपर भी क्या होता है, एक प्रेशर होता है कि आपको वर्क प्लेस की सेफ्टी, हेल्थ और सेफ्टी का क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट्स स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट्स टू सेफ्टी एक्सेलेंस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स इन प्लेस विद द क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। स्ट्रक्चर है तो सबको अपना रोल और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको क्या है पता है, और वो उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, वर्क करती है। जैसे ही आपने स्ट्रक्चर कर दिया, स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हो गया कि टॉप लेवल से जो हायर लेवल से जो लोअर लेवल आपकी हायरार्की होगी, उसमें हर एक प्लेस पे, हर एक वर्क प्लेस का क्या होगा, एक सुपरवाइजर होगा या एक हेड होगा, और हर एक हेड का क्या होगा, आप आपका रोल पता होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर का यही एक बेनिफिट होता है आपका। अगर अनस्ट्रक्चर होगा तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, किसी को कोई रोल ही क्लियर नहीं होगा कि हमें करना क्या है। existence of a continuous improvement culture, ठीक है। strong level of trust and communication, ठीक है। नेक्स्ट वन आती है रिडक्शन इन इंसिडेंट लेवल। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन ये दो चीजें, ये कहीं पे भी आप किसी भी वर्क प्लेस पे अगर वर्क कर रहे हो तो जो हायर अथॉरिटी है उसको ट्रस्ट करना जरूरी होता है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करोगे तो फिर आपका जो काम है वो काम प्रॉपर वे में होगा ही नहीं, क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं कर रहे कि हाँ ये काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ ट्रस्ट इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन आती है आपकी रिडक्शन इन इंसिडेंट लेवल्स with increased measures of performance, and last one आती है contributes to business performance by reducing cost and liabilities, ठीक है। बिजनेस परफॉर्मेंस आपकी क्या होगी, अगर स्ट्रक्चर है, सब कुछ की प्लान है, सबको अपनी ड्यूटीज पता है, तो जो वहां पे प्रोडक्टिविटी होगी उस इंडस्ट्री की वो क्या होगी, बेटर होगी, काफी परफॉर्मेंस क्या होगी, अच्छी होगी। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ इफेक्टिव OSHA सिस्टम्स, ठीक है। तो ये पूरा आपका क्या हो गया, OSHA हो गया। OSHA 18,000 दो सीरीज होगी, एक स्पेसिफिकेशन है, एक गाइडलाइंस है, और हर एक में क्या स्टेटमेंट है वो यहाँ से हमने डिफाइन किया है, ठीक है। अब इसके बाद आपका एक टॉपिक आता है, हाँ टॉपिक है केमिकल टॉक्सिसिटी, ठीक है। आपका टॉपिक में ही है, टॉक्सिसिटी करके टॉपिक है, ठीक है। कि टॉक्सिसिटी सबसे पहले उसमें आता क्या है, और आपका जो टॉक्सिसिटी है
उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। ये पीपीटी मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी इसका ना, आप इसमें से भी देख सकते हो। ठीक है, ये अच्छा लगा, मैंने वो बहुत सारा देखा, उसमें ये अच्छा था। ठीक है, तो फर्स्ट वन आता है आपका इसमें जो डिफिनेशंस आती हैं केमिकल टॉक्सिसिटी में, कि व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी क्या है। सेकंड वन क्या आता है, एक सेकंड, सेकंड वन क्या आता है, टॉक्सिसिटी क्या है। ठीक है, कि टॉक्सिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वन है कि अब ये जो टॉक्सिसिटी आपकी हो रही है, उसके वजह से हेजार्ड्स क्या क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं, क्या क्या हेजार्ड्स हो सकते हैं केमिकल कंपोनेंट्स की वजह, केमिकल रिएक्शंस की वजह से या केमिकल्स की वजह से क्या क्या आपके हेजार्ड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। एक्सपोजर, एक्सपोजर कैसे एक्सपोज होंगे, कोई भी वर्क प्लेस पे हम काम कर रहे हैं, केमिकल्स वहां पे अगर यूज हो रहे हैं, तो कैसे आप उसमें कैसे आप वहां पे कैसे कांटेक्ट में कैसे आओगे और किन किन वेज से हमें केमिकल से एक्सपोजर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आती है डोज। कि डोज का मतलब है कि आप जो केमिकल यूज कर रहे हो, कि अगर वो हाईली अमाउंट में आपके बॉडी में जा रही है, आप इनहेल कर रहे हो किसी भी प्रोसेस से, एक्सपोजर में जाके हाईली डोज होती है, तो वहां पे क्या होती है, सीवियर इंजरीज हो सकती है और कॉज ऑफ डेथ भी हो सकता है। तो दीज आर द पॉइंट्स दैट इज डिस्कस इन दिस स्लाइड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है कि जो केमिकल्स इंडस्ट्री में जो भी केमिकल्स आपके प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी, जिसमें हम इन चीजों को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम केमिकल के जहाँ पे भी केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है वहां पे वो है, तो उसके अंदर उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या उसके रिएक्शंस हो सकते हैं, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है, वो जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, दिस इज टॉक्सिकोलॉजी। और टॉक्सिसिटी क्या है, एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ केमिकल प्रोड्यूस एन अनवांटेड इफेक्ट। ठीक है, कि कोई भी केमिकल जो अनवांटेड इफेक्ट आप प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज कॉल्ड टॉक्सिसिटी। ठीक है, हेजार्ड्स, अब ये जो हेजार्ड्स है, हेजार्ड्स आते हैं आपकी किसमें, प्रेजेंस ऑफ एन एजेंट। ठीक है, अब केमिकल के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं, केमिकल के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो जो भी आपके हेजार्ड्स होंगे, जो भी एजेंट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड हेजार्ड्स। जैसे कि अगर आप लोग केमिकल फैक्ट्री में या कहीं पे भी हम कलर, जहाँ पे कलर प्रोड्यूस बनते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, तो कलर आपके स्किन के ऊपर अगर गिर जा रहा है, तो वहां पे क्या इफेक्ट आ रहा है ना, आपकी स्किन बर्न आउट हो रही है, क्या हो रही है, तो वो जो भी कंपोनेंट्स हैं आपके, दैट इज कॉल्ड हेजार्ड्स। ठीक है, और जो क्या करता है, हार्म करता है आपको ना। एक्सपोजर की कांटेक्ट विद द केमिकल सब्सटेंसेस, की केमिकल सब्सटेंस में आप कैसे कांटेक्ट में कैसे आ रहे, दैट इज द एक्सपोजर। और डोज, डोज तो आप पता ही है, डोज की कितना हम इनहेल करते हैं। ठीक है, अब एक्सपोजर कितने टाइप से हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन क्या हो सकता है, आईज के थ्रू हो सकता है ना। सेकेंड वन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग जोन, है ना, कि जहाँ पे आप ब्रीथ कर रहे हो, इनहेलेशन हो गई आपकी, यहाँ पे आपका क्या होगा, इनहेलेशन होगा। आप जैसे बोलते हैं हम या कुछ करते हैं, या फिर वहीं पे मान लो जहाँ पे केमिकल यूज हो रहा है वहां पे हम लंच कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका, एब्जॉर्प्शन आ जाए, एब्जॉर्प्शन आ जाएगा, कि आप उसको क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। ठीक है, इंजेक्शन, ठीक है, और इंजेक्शन। ठीक है, ये सारी चीजें आती है एक्सपोजर में, कि अगर हम इन सबके थ्रू कहीं पे भी केमिकल इफेक्ट में आ रहे हैं, तो कांटेक्ट कहाँ कहाँ से हो सकता है, ये आपका पूरा सिस्टम, ये हो गया ब्रीथिंग जोन वाला सिस्टम हो गया आपका। ठीक है, दूसरा स्किन सिस्टम हो गया, माउथ के थ्रू भी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनहेलेशन हो सकती है, इंजेक्शन हम कुछ हमने कुछ छुआ और फिर उसी से अपने फेस को साफ कर लिया, या कहीं पे हमने पानी पी लिया उसी हैंड से, बिना बिना हमने हाइजीन का ध्यान रखे हुए, हैंड वॉश किए हुए, तो भी आपका क्या होगा, एक्सपोजर हो जाएगा। दिस इज द कंटेक्ट, दीज आर द एक्सपोजर थ्रू विच केमिकल गोज इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब इनहेलेशन कैसे होगा, ठीक है,
इनहेलेशन में कहाँ 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 पे कैसे हम इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एक्सपोजर ऑफ वर्कर, ठीक है। सब इनहेलेशन तो सबसे मस्ट है ना, कि आप सांस ले रहे हो, है ना, सांस ले रहे हो तो उसमें क्या हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल जा सकते हैं, आपके वेपर्स जा सकते हैं, गैसेस जा सकते हैं, फ्यूम्स जा सकते हैं, है ना। तो इसके इसके जो रूट्स हैं, कहाँ कहाँ से वर्कर्स को वर्कर कैसे इसे इनहेल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन आती है गैसेस, ठीक है, कि हम गैसेस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, कि गैस है वहां पे, केमिकल यूज कर रहे हैं, गैसेस वहां पे प्रोड्यूस हो रही है और हमने उसको इनहेल कर दिया। सॉल्वेंट वेपर्स के थ्रू भी हम एक्सपोज हो सकते हैं, एसिड मिस्ट के थ्रू भी हो सकते हैं, डस्ट के थ्रू भी हो सकते हैं, और पार्टिकल्स, है ना, डस्ट पार्टिकल्स जो आते हैं, एंड मेटल फ्यूम्स, ठीक है। तो डस्ट पार्टिकल्स एंड मेटल फ्यूम्स के थ्रू भी हमारे क्या हो सकती है, इनहेलेशन हो सकती है, और ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट्स ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। अब जो एक्सपोजर जो है वो डिपेंड कैसे करेगा, किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी, कि आप कितने टाइम उस वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हो, कितने ड्यूरेशन के लिए, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप वहाँ 1 आवर वर्क कर रहे हो, 2 आवर वर्क कर रहे हो, कितने आवर्स आप वहाँ पे वर्किंग कर रहे हो, ठीक है। ब्रीदिंग रेट, आपकी ब्रीदिंग रेट क्या है, हर एक की ब्रीदिंग रेट क्या होती है, अलग अलग होती है ना। कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, है ना, और पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज, इनहेल साइज कितनी होती है, 0.1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। अगर आपके डस्ट पार्टिकल की साइज इस रेंज में होगी तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड वेपर्स, ठीक है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड वर्सेस क्लोरोफॉर्म, आप ये क्या है, सॉल्युबल है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, और इनहेल कर रहे हैं, केमिकल को इनहेल कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, एक्सपोजर हो गया, जिसके थ्रू केमिकल आपके बॉडी में क्या हो रही है, जा रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब जैसे आप सिलिकॉन से, सिलिकॉन कहाँ पे होगी, जहाँ पे फैब्रिकेशंस होती है ना, तो वहां पे भी आप मोस्टली वहां पे क्या होगा, सिलिकॉन एटम्स होंगे, फैब्रिकेशन की प्रोसेस हो रही है तो सिलिकॉन एटम्स तो इजीली वहां पे अवेलेबल होंगे। तो सिलिकॉन जो एटम्स होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन एटम से रिएक्ट करते हैं। अब ये दोनों रिएक्ट किया तो क्या बनाया, सिलिका मॉलिक्यूल्स आपकी क्या होती है, क्रिएट होती है, सिलिका SiO2 क्रिएट होती है। अब ये जो है, ये दो टाइप्स में आपकी हो गई, एक तो क्वार्ट बन गया क्रिस्टलाइन सिलिका और एटमॉस्फेरिक। अब ये ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप हो गया, तो जैसे ही हम इनहेल करेंगे तो आपके ऑक्सीजन के साथ साथ हमारी बॉडी में क्या आएगा, सिलिका मॉलिक्यूल्स भी इनहेल हो जाएगा, और इनहेल होगा तो ये क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट आपके शरीर में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। दिस इज जस्ट अ एग्जांपल, है ना, कि जो भी फैब्रिकेशन कंपनी जहाँ पे भी फैब्रिकेट होती है ना, हम फैब्रिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे इनहेलेशन में सिलिकॉन्स के एटम्स आप क्या कर सकते हो, इजीली इनहेल कर सकते हो, है ना। ब्रीदिंग, जैसे ही ब्रीदिंग आप करोगे तो ये ऑक्सीजन और के साथ रिएक्शन करके जो भी आपके मॉलिक्यूल्स बने ये आपकी इनहेलेशन में चले। कोई प्रॉब्लम भी है यहाँ तक? अक्षय, चंदन, मयंक, नो मैम। मैम खतूत के जो क्वेश्चन है वो चैप्टर कौन चैप्टर से लूं, किसकी बेटा? जो मतलब गेम बनानी है वो उसके कौन से अच्छा, चैप्टर से क्विज के, क्वेश्चन। क्विज हाँ के मैम, क्वेश्चन आप अपने सिलेबस से ही लोगे। मतलब चैप्टर कौन सा मैम। आप जिस चैप्टर का बना लो, फिफ्थ का बना लो, फायर 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 का आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और ट्यूसडे को, वेंसडे को वो भी है, टेस्ट भी है, तो आप फायर वाले से बना लो, दोनों ही काम हो जाएंगे, ठीक है मैम। हाँ ठीक है। ठीक है। आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मैम वो भी सबको बन जाएगा। बनानी है क्या क्विज? हाँ, सबको बनानी है, ओके मैम।
वो मैं बता दूंगी मैं तो कब मैम किसको ये जरूरत फायर वाले से बनाऊंगा क्वेश्चन, यूनिट 5 से। उसमें। फायर में तो बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा बना सकते हो उसमें। हाँ उसमें एक तो OSHA का टॉपिक है और एक 9848 फैक्ट्रीज एक्ट है जो पहले ही हम कर चुके हैं, वो भी है, उसका भी बना सकते हो। OSHA इसके बना सकते हो। और फायर में भी टाइप्स ऑफ फायर हो गए, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, उसके बाद क्लास ऑफ फायर हो गया, है ना। तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको बना सकते हो। जो पीपी जो वो मैंने स्लाइड शेयर वाली लिंक शेयर करी है ना आप लोगों को, आप उसमें से भी चेक करके बना सकते हो बहुत सारे। ठीक है, बनाना सबको है। ठीक है, नेक्स्ट वन आती है एक्सपोजर किसके थ्रू होगी, स्किन के थ्रू। अभी मैंने बताया था कि स्किन एब्जॉर्प्शन, कि स्किन के थ्रू भी आपका क्या होता है, स्किन के ऊपर आपके क्या होते हैं, हेयर पोर्स होते हैं, है ना। तो जब भी हम केमिकल्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो जो ये आपके पोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं, क्योंकि वहां से हेयर रूट्स वगैरह आती हैं, तो वो पोर्स ओपन होते हैं। उसके थ्रू भी आपका क्या हो सकता है कि इनसाइड केमिकल अगर बहुत ही स्मॉल माइक्रोमीटर का है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो गया, तो हो सकता है कि उससे जाए, या केमिकल आपके हैंड के ऊपर कहीं पे भी गिर जाता है ना, कंसेंट्रेटेड जो भी केमिकल्स हैं वो अगर आपके हाथ के ऊपर गिर जाता है तो उससे भी क्या होती है, बर्नआउट इफेक्ट्स होती है। स्किन आपकी क्या होगी, ड्राई हो जाएगी, है ना, जो स्वेटिंग है इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो स्किन एब्जॉर्प्शन में क्या आती है, जब जब हम एक्सपोजर में सेकेंड वन आपका क्या आता है, स्किन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द स्किन लोकेशन एंड थिकनेस, कि स्किन, अब जैसे सिंपल सी एक क्या एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल लें, ऐसे तो ले नहीं सकते। चलो ठीक है, मैं एग्जांपल सोचती हूँ इसका। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन द स्किन लोकेशन एंड थिकनेस। ठीक है, फर्स्ट वन किस पे डिपेंड करेगा कि स्किन की लोकेशन कहाँ है आपकी, जो जी फार्म। मैम, हाँ बोलो। अरे रुकना है, क्लास लेनी। हाँ जी राहुल, यस मैम। क्या कह रहे थे बेटा। कुछ नहीं। ठीक है, पाम्स ऑफ द हैंड आर थिकेस्ट। ठीक है, बट जो आपकी हैंड की स्किन होगी या एब्डोमेन जो होगी वो थिन होती है। ठीक है, तो उस लोकेशन के ऊपर भी क्या करेगा, आपका डिपेंड करेगा। हम हैंड से कोई अगर छूते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि हमें बर्नआउट फील नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर वही अपोजिट साइड, हैंड के अपोजिट साइड आपकी स्किन पे गिरता है तो उस चीज से क्या होती है, आपको बर्नआउट फील होता है। तो आप उस चीज वो उसके ऊपर भी क्या करती है, ये एक्सपोजर डिपेंड करती है। उसके बाद आता है डिपेंड्स ऑन द स्किन कलर। ठीक है, स्किन का कलर क्या है, जो स्किन आपका है, कंडीशन क्या है। ठीक है, स्किन की कंडीशंस क्या है। ठीक है, तो ड्राई एंड ब्रोकन स्किन। ठीक है, आपकी स्किन कैसी है, ड्राई है, सॉफ्ट है, किस टाइप की स्किन है, उसके ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है कि जो केमिकल आपका एक्सपोज हो रहा है वो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। स्वेट इंक्रीजेस। ठीक है, और जैसे ही स्वेट अगर आपकी इंक्रीज होगी तो एब्जॉर्प्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ड्यूरेशन ऑफ कांटेक्ट, कि कितने टाइम के लिए आप उस केमिकल के साथ कांटेक्ट में हो। ठीक है, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स। और ये स्किन एक्सपोजर में आने के लिए, एब्जॉर्प्शन में आने के लिए आपको क्या है, केमिकल की प्रॉपर्टीज भी मैटर करती है। कंसंट्रेशन, की केमिकल की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, फैट में सॉल्युबल है या वाटर में सॉल्युबल है, कैसे वो सॉल्युबल है, और मॉलिक्यूलर की साइज क्या है, नैनो पार्टिकल्स है या फिर आपका माइक्रो पार्टिकल्स है, क्या है, इसके ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर आई के थ्रू, है ना। ये आपकी आई की कंस्ट्रक्शन है, और आई इसमें भी जो एक्सपोजर होती है वो किसके थ्रू होती है, कोरोना, इरिटेशन और ट्रॉमा। ठीक है, कितनी बार हम जैसे सिंपल सी आजकल जैसे वो यूज होती है, फॉगिंग यूज होती है मॉस्किटो को भगाने के लिए, है ना। तो अगर फॉगिंग में अगर आप सीधा ही एक्सपोज हो जाओ, उस फ्यूम में एक्सपोज हो जाते हो तो क्या होता है, आईज में भी लगता है वो, है ना, आईज पे भी इफेक्ट करता है। आईज में भी आपको लगेगा, आप आईज खोल नहीं सकते हो, और साथ के साथ आप क्या करते हो, ब्रीदिंग के थ्रू भी उसमें इनहेल कर लेते हो। तो उसमें भी क्या होती है, जैसे खांसी हो जाती है, आप उसको ज्यादा टाइम के लिए इनहेल भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसमें क्या आती है, जब आई के साथ एक्सपोजर होता है केमिकल का
तो कोरोनियल इरिटेशन एंड और ट्रॉमा, ठीक है, कि आपकी आईज में कुछ इचिंग होगी या फिर कुछ इस तरह से मतलब पानी आने लगेगा, है ना। तो इस ये यहाँ जो इरिटेशन होती है वो किसके थ्रू होगी, गैसेस और पार्टिकल्स के थ्रू। कि अगर आपके आईज में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि जैसे फॉगिंग करते हैं, तो अगर आप फॉगिंग में आप चले जाओ तो वहां पे आपके आईज में क्या होगा, इरिटेशन होती है ना। और फिर उसमें आपका क्या होता है, मतलब जैसे पानी जैसा आने भी लगता है आंखों से। उसके बाद बर्न्स, कोरोनियल बर्न्स, ठीक है, एसिड्स, अमोनिया, मस्टर्ड एजेंट्स, ये सारे क्या है, बर्न्स आउट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं आईज में। ऑप्टिक नर्व डैमेज, ठीक है, जो आपकी ऑप्टिक नर्व होती है जिसके थ्रू हम देखते हैं, ऑप्टिकल जो होता है हमारे लेंस जो लगे होते हैं, थैलियम एंड मिथेनॉल, इनके थ्रू क्या होता है कि आपका ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगा और आपकी आई साइट जो है वो जा भी सकती है इसमें, ठीक है। तो ये आई पे एक्सपोजर हो गया कि अगर आई पे एक्सपोजर होगा केमिकल का तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आती है इंजेक्शन, कि हम जैसे खा लेते हैं कोई भी चीज, है ना। तो रेयर एक्सपोजर रूट होती है ये, इंजेक्शन जो होती है वो रेयर होती है, जैसे आई का हो गया, स्किन का हो गया और आपका इनहेलेशन का हो गया। ये क्या है, मतलब इसमें क्या होती है, एक्सपोजर बहुत ज्यादा होती है ना। ये रेयरली होता है कि हमने कोई केमिकल खा लिया या ड्रिंक कर रहे थे उस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम हाइजीन, केमिकल फैक्ट्री में हम अगर वर्क कर रहे हैं तो हमें हेल्थ हाइजीन के ऊपर प्रॉपर अटेंशन देना होता है। तो अगर हम हेल्थ हाइजीन को मेंटेन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो हम, जैसे हमने पानी पिया, ग्लास किसी केमिकल को टच किया और फिर उसी से हमने पानी पी लिया या हमने कुछ खा लिया, तभी ये एक्सपोजर हो सकती है, इंजेक्शन की एक्सपोजर हो सकती है, ठीक है। तो ये दो फैक्टर है कि एक तो सेलो केमिकल्स, है ना, ये जब भी हम, जैसे हम ईटिंग कर रहे हैं और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं खाने के थ्रू, ठीक है। फैक्टर इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है। आयनाइज्ड वर्सेस नॉन आयनाइज्ड कंपाउंड, ठीक है। वीक बेस एब्जॉर्ब इन इंस्टेंट टाइम, ठीक है। और लास्ट वन आता है वीक एसिड एब्जॉर्प्शन इन स्टोमक। तो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग आवर बॉडी। की कहाँ, ये बेसिकली अगर हम इनहेल कर, इंजेक्शन कर रहे हैं तो बेसिकली वो किसको अपसेट करेगा, आपके स्टोमक को अपसेट करेगा, इंटेस्टाइन पे आपका क्या आएगा, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, अगर केमिकल के थ्रू हमारी एक्सपोजर हो रही है इंजेक्शन के लिए तो, ठीक है। अब ये आ गई काइनेटिक्स, इसमें वही आता है, जैसे इसको करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसमें फिर इंजेक्शन हो गई, फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, कि जैसे केमिकल्स वगैरह हैं तो उसका क्या, जो जैसे इसमें मेडिसिन जहाँ बनती है ना, वहां पे भी क्या यूज होते हैं, उस इंडस्ट्री में क्या यूज होगा, आपका केमिकल्स यूज होगा, है ना। तो वहां पे भी ये सबसे ज्यादा क्या करता है, इफेक्ट होता है वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट आती है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होगा इसका, केमिकल इंटर्स द बॉडी बाय एक्सपोजर रूट, ठीक है। एक्सपोजर रूट अभी हमने बताया, इनहेलेशन की हो सकती है, ब्रीदिंग की हो सकती है, इंजेक्शन के थ्रू या स्किन के थ्रू हो सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज, ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगी, ये जो आपका नेक्स्ट वन है, ये आपका कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑर्गन्स में, बोन्स में, है ना। प्रोटीन्स वगैरह जो होती है उनको उस जगह ये क्या होता है, स्टोर हो जाता है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म जो है लीवर, किडनी, इंजाइम्स, इन सबको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। एक्सक्रिएशन, स्वेट, यूरिन और फेसिस, ठीक है, ये यहाँ से आपका क्या होगा, एक्सक्रिएट होगा। ये बेसिकली कहाँ पे होगा, जहाँ पे आपकी मेडिसिन वगैरह आपका क्या हो रहा है, मेडिसिन वगैरह हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, वहां पे आपका यूज होता है, ठीक है। चलो बस इतना ही, आगे हम इसको कल, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। डोज रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स टर्मिनोलॉजी, और नेक्स्ट आता है आपका इसमें हेल्थ इफेक्ट, ठीक है। डोज रिस्पॉन्स टर्मिनोलॉजी में आपका क्या आएगा कि आप डोज किस रेट के अकॉर्डिंग लेते हो, इसमें आपकी क्या होती है, डिफरेंट लेवल जो है वो आपका क्या होता है, डिफाइन होता है ना। इसमें दो चीजें हैं,
एक आपकी टॉक्सिसिटी आती है, टॉक्सिक आता है कि टॉक्सिसिटी आप कितने डोज ले रहे हो, तो उसमें लेवल होता है कि कितना डोज ले रहे हैं, ठीक है, वो डिफाइन होती है डोज रिस्पॉन्स टर्मिनोलॉजी में। अगर हम जैसे यहाँ पे TDLO लिखा हुआ है तो दिस इज द टॉक्सिक लो डोज, और LD लिखा हुआ है तो लेथल लो डोज, एक लेथल टर्म भी यूज होता है इसमें। और TC10 लिखा हुआ है तो दिस इज द कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। डी लिखा हुआ है तो डोज है, और सी के साथ क्या आता है, कंसंट्रेशन आता है, ठीक है। टॉक्सिक कंसंट्रेशन लो है, और यहाँ पे लेथल कंसंट्रेशन क्या है, 50% है, ठीक है। तो ये जो लोअर डोज को डिफाइन करेगा और ये लेथल डोज को डिफाइन करेगा, मतलब हैवी डोज को, जस्ट लाइक हम कह सकते हैं कि हैवी डोज को डिफाइन करने के लिए ये टर्मिनोलॉजी हम क्या करते हैं, इसमें केमिकल, जहाँ पे भी केमिकल इंडस्ट्री होगी वहां पे ये क्या होगा, यूज होगा, टॉक्सिसिटी, ठीक है। अब ये डोज रिस्पॉन्स है कि ये आपका कहाँ से कैसे एक्सपोजर होगा, और एक्सपोजर जो होगा तो फिर वो कहाँ पे होगा, ठीक है। एक्सपोजर इज नॉट अ डोज, ठीक है। इफेक्ट क्या होगा, और थ्रेशोल्ड कहाँ से कहाँ तक है, ये थ्रेशोल्ड डिफाइन होता है आपका, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, ठीक है। डोज रिस्पॉन्स का क्या है, ग्राफ है, जो अभी TD और लो और LC लो, LD लो हमने कंसंट्रेशन करके दिखाया था उसके रिस्पेक्ट में। अब हेल्थ इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स ना, सीवियर इंजरी और डेथ, और क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट, ठीक है, क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं। तो जो एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स हो गए, जहाँ पे सीवियर इंजरी हो सकती है और डेथ हो सकती है, तो इसमें क्या आती है, टॉक्सिक गैसेस, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और फॉस्फेजन आती है, और एफ्रिजेंट गैसेस जिसमें नाइट्रोजन और मीथेन आता है। कोरोसिव गैसेस में क्लोरीन और एसिड्स आती हैं। तो अगर ये केमिकल्स आपकी किसी फैक्ट्री में यूज होती है ना, तो जो इसका हेल्थ इफेक्ट होगा वो बहुत ही ज्यादा सीवियर इंजरी होगा, और डेथ भी हो सकती है इसमें, ठीक है। तो और नेक्स्ट आता है आपका क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट। क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट जैसे जहाँ पे आपकी बेंजीन, एस्बेस्टस, आर्सेनिक, ये सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही है ना, रिप्रोडक्टिव एजेंट्स है, ग्लाइकॉल ईथर एसीटेट, लेड, कार्बन डाइसल्फाइड, है ना। उसके बाद सैनिटाइजर्स, जहाँ पे जैसे सैनिटाइजर्स वगैरह बनती है, तो वहां के लिए आपका क्या होता है, क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। दीज आर द क्रोनिक डिजीज, प्रोड्यूस करेगा क्रोनिक, जैसे कैंसर हो गया आपका, या फिर कुछ आपके शरीर में कुछ ऐसी चीजें इफेक्ट करेंगी आपकी, ठीक है। तो हेल्थ इफेक्ट का दो तरह के हेल्थ इफेक्ट होंगे, एक आपका एक्यूट हेल्थ इफेक्ट होगा जिसमें कि क्या होगा, सीवियर इंजरी और डेथ हो सकती है, और क्रोनिक हेल्थ इफेक्ट में आपका क्या हो सकता है कि अगर आप ये हाई कंसेंट्रेशन होगी, इंजरी कब होगी, जब हाई कंसेंट्रेशन होगी, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, लो कंसेंट्रेशन ओवर लॉन्ग पीरियड, है ना, लो कंसेंट्रेशन विद अ लॉन्ग पीरियड, कि आपका कंसेंट्रेशन केमिकल का लो है लेकिन आप क्या कर रहे हो, लॉन्ग पीरियड के लिए आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका कि एक आता है लोकल हेल्थ इफेक्ट में भी काफी चीजें आती है, एक आता है लोकल और एक आता है आपका सिस्टमैटिक, ठीक है। लोकल में क्या आएगा कि जैसे एसिड्स वगैरह जो हम इनहेल करते हैं उसका साइड इफेक्ट्स आता है, स्किन रैशेस हो गई, बर्न्स हो गया, जैसे कफिंग हो गई, है ना। जैसे ये आपका ये फर्स्ट जो पिक्चर है, इट इज रिलेटेड टू लोकल हेल्थ इफेक्ट, है ना, कि जैसे बर्निंग हो गई, हमने कोई केमिकल टच किया और उससे बर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। सिस्टमैटिक में जैसे आपका मिथाइलिन क्लोराइड जो आपके मसल्स को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है, जैसे लेड हो गया, है ना। उसके बाद मिथिलीन क्लोराइड, बेंजीन्स वगैरह जो भी केमिकल्स हम यूज करते हैं वो आपकी मसल्स को क्या करती हैं, खराब कर देती हैं, ठीक है, डैमेज कर देती हैं, तो वहां पे ये चीजें यूज होती है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट हम कल करेंगे, ठीक है, इसके आगे जो है वो हम कल करेंगे, ओके।